So students, today we are going to discuss another very important topic that is the liver cirrhosis. ठीक है बच्चों, आज हम लिवर सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके काफी ज्यादा issues बनते हैं और वैसे भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को ये आना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों आते हैं कि सिरोसिस एंड द पोर्टल हाइपरटेंशन। देखो बच्चों, सिरोसिस का मतलब होता है नेक्रोसिस। क्या है जी? सिरोसिस मीन्स नेक्रोसिस। कि जब आपके लिवर की नेक्रोसिस हो जाए, इसको हम सिरोसिस कह रहे हैं। थोड़ा सा जरा हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में लिवर सिरोसिस होती क्यों है लिवर के अंदर। ठीक है। सो अगर आपको एनाटॉमी याद हो ना, तो वहां मैंने आए थे जहां पर मैंने हेपेटोसाइट किया था। उसके साथ मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स का जिक्र किया था, दैट इज सैटिलेट सेल्स। और मैंने आपको बताया भी था कि जो आपको लिवर सिरोसिस होती है, उस लिवर सिरोसिस के अंदर आपके जो सैटिलेट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो वो उन्हीं सैटिलेट सेल्स को हम यहाँ पर रिलेट करवाते हैं। सो इंक्रीज, क्या? इंक्रीज स्टिमुलेशन, इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ सैटिलेट cells cause the excess formation, cause the collagen, excess formation of the collagen, and that collagen that collagen deposits deposits into the space of Dece, into the space of deposits into the space of Dece and cause the fibrosis of liver and cause the फाइब्रोसिस ऑफ लिवर। ठीक है। अब ये हमारे पास ना, अगर आपको ये डिफाइन याद है ना, इससे आपको दो फायदे हो गए। एक तो आपको चलो आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी, दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर लिवर सिरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी भी बचो यहाँ पर कवर होगी। ठीक है। देखो लेट्स सपोज हमारे पास अगर लीवर है ना, तो लीवर के अंदर हमने कहा था कि सेंट्रल लोब्यूल होते हैं और पेरिफेरल लोब्यूल्स होते हैं। ये देखिए, ये आपका लीवर है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा, चले थोड़ा नीचे ले आते हैं। अब बच्चों लीवर के अंदर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर है सैटेलाइट सेल्स, जो कि साइडों पे होते हैं। ये देखो, ये हैं आपके सैटेलाइट सेल्स। ठीक है। इन सैटेलाइट सेल्स के आगे होते हैं हमारे पास स्पेस ऑफ डेसे। ये है स्पेस ऑफ डेसे। हमने क्या कहा कि जो आपके लीवर की ये सैटेलाइट सेल्स हैं, सैटेलाइट सेल्स, इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? कोलेजन। ये मैं जो बना रहा हूँ ये है कोलेजन। ठीक है। ये कोलेजन इन्होंने कोलेजन की फॉर्मेशन हुई है। बच्चों ये कोलेजन हमारे पास डिपॉजिट हो जाता है, मैंने कहा स्पेस ऑफ डेसे के अंदर। ये देखो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। अब आपका जो पूरा लिवर है, वो पेरिफेरली, वो सेंट्रली, वो हर जगह से किससे, किस चीज के ऊपर कंसिस्ट है? हमारे पास स्पेस ऑफ डेसे से। इसका मतलब है, और उसके साइडों पे कौन से सैटेलाइट सेल्स है। इट मीन्स आपका जो पूरा लिवर है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, पूरे लिवर के अंदर बच्चों क्या हो जाएगी? फाइब्रोसिस हो जाएगी। और ये फाइब्रोसिस किस तरह हो रही है? अगेन सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोई ना कोई, अब आपको सर सैटेलाइट सेल्स हमारे पास कैसे एक्टिवेट हुए, उसके ऊपर मैं अभी आपको आता हूँ कि आपके अल्कोहल की वजह से, फैट्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से वो हमारे सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज सैटेलाइट को लिख लो आप। जब सैटेलाइट आपके एक्टिव, तो वो क्या करेंगे? इंक्रीज कोलेजन। क्योंकि जब एक दफा आपकी बेस बन जाए ना, फिर इन सारी चीजों को मेमोराइज करना मुश्किल नहीं होता। जब कोलेजन ज्यादा हो जाएगा ना, तो कोलेजन क्या करवाता था बच्चों? फाइब्रोसिस। ठीक है। फाइब्रोसिस हम किसको कहते हैं? थिकनेस को। फाइब्रोसिस मीन्स थिकनेस। इसका मतलब है कि भाई जो पूरा लीवर है,
पूरे लीवर के अंदर क्या हो गया बच्चों, थिकनेस, ये सारी साइडों से हमारे पास थिकनेस होगी। अब इस थिकनेस से होगा क्या, इस थिकनेस की वजह से आप अगर आप नोट करो, नीचे पास क्या आ रही है, पोर्टल वेन, ये है आपकी पोर्टल वेन। तो अगर फाइब्रोसिस हो गया है तो जो हमारे पास पोर्टल वेन है, वो पोर्टल वेन अपना जो सारा पोर्टल मतलब इसके अंदर जो ब्लड था, पोर्टल वेन ने जो ब्लड को लीवर के अंदर ड्रेन करना था, मुझे आप खुद बताओ, क्या पोर्टल वेन अपना यहाँ पर जो ब्लड है उसको ड्रेन करेगी, नहीं करेगी। वो ब्लड आपको कैसे आएगा, वो बैक शंट करेगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ आपकी पोर्टल वेन को। हमने कहा हुआ है कि जो पोर्टल वेन है ये बहुत नेशनल, समझ लो आपकी क्या एब्डोमिनल कैविटी। अब ऊपर क्या है जी, हमारा रास्ता हो गया है बंद। कैसे रास्ता बंद हो गया, क्योंकि लीवर की है सेक्रोसिस फाइब्रोसिस। तो अब जो पोर्टल वेन है ये आगे ड्रेन नहीं कर सकती। जब पोर्टल वेन आगे ड्रेन नहीं करेगी तो वो सारा ब्लड क्या है बच्चों, बैक सेंट मारेगा। ये ब्लड क्या करेगा, यहाँ से बैक सेंट मारेगा। जब आपका ब्लड बैक सेंट मारेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हमें पता है कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर दो तरह के प्रेशर्स होते हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, दूसरा हमारे पास ऑनकोटिक प्रेशर होता है। क्या हुआ, एक आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, दूसरा आपका ऑनकोटिक प्रेशर होता है। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसकी वजह से हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ब्लड है ये आपका लीक आउट करेगा, ठीक है। चलिए ब्लड आपका लीक के अंदर, सो उस पेशेंट के अंदर बच्चों क्या होगा, एडीमा। सो आपने देखा होगा अक्सर कि जो लिवर सिरोसिस के हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको असाइटस होता है, उनको एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज देर इज अ सिरोसिस, देर इज अ फाइब्रोसिस ऑफ द, and that fibrosis leads towards the obstruction of the portal vein, and that obstruction increase the hydrostatic pressure into the portal veins and the associated blood veins। जब वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ब्लड आपका लीक आउट करेगा, पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, असाइटस हो जाता है। जब यहाँ पर मेरे पास जो ब्लड प्रेशर है पोर्टल वेन के अंदर जब ये इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन यहाँ पर पेशेंट के अंदर आपको नजर आएगा, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास पोर्टल वेन का ब्लड है वो 12 मिलीमीटर मर्करी से ज्यादा हो जाएगा। तो ये था हमारे पास सिरोसिस एंड द पोर्टल हाइपरटेंशन। सिरोसिस को अगर आपने सिंपल वर्ड्स में समझना है तो आप इसको लिखो फाइब्रोसिस, मतलब थिकनेस ऑफ द लीवर। और फिर इसको लिखो कि फाइब्रोसिस की वजह से हमारे लीवर की क्या हो जाती है बच्चों, नेक्रोसिस। हमारा लीवर नॉन फंक्शनल हो जाता है। एज यू नो डैट कि हमारे लीवर के अंदर ऑलमोस्ट कितने बच्चों मेटाबॉलिज्म होते हैं, 500। एक टाइम के अंदर हमारे लीवर के अंदर बच्चों 500 मेटाबॉलिक साइकिल्स चल रहे होते हैं। और उन मेटाबॉलिक साइकिल्स का क्या मकसद होता है बच्चों, उनका मकसद होता है कि सम टाइम हमने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी होती है, सम टाइम हमने उसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना होता है, सम टाइम हमने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है, सम टाइम हमने ग्लूकोनियोजेंसिस करवानी होती है, मतलब जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हमने ग्लूकोज बनानी होती है। सम टाइम हमने हमारे पास जो टॉक्सिन्स हैं, जैसे आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, उनको यूरिया साइकिल अमोनिया साइकिल से उनकी हमने ब्रेक डाउन करवानी होती है। सम टाइम हमने जो ड्रग्स आपने इनटेक किए वो आपके लिवर में जाएगा, उन ड्रग्स की हमने ब्रेक डाउन करवानी है। सम टाइम आपके जो न्यूट्रिय आपके जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपने ब्रेक डाउन करवानी होती है। जितने भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल आपकी ब्लड सर्कुलेशन में होते हैं उन तमाम की जो ब्रेक डाउन होती है बच्चों वो आपके लीवर से होती है। और जितने भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो भी आपके मतलब प्रोटीन लगा लो आप, उसके बाद क्या उसको कहते हैं लिपिड्स की फॉर्मेशन, इन सारी ये भी हमारे पास लीवर से ही होती है। सो अगर भाई लीवर की अपनी ही फाइब्रोसिस होगी है, अपनी ही उसकी ये जो तमाम साइकिल्स हैं ये आपके पास इनहिबिट हो जाएंगे। इवन दो गाइस आपके जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स की भी जो अमाउंट ज्यादा हो जाती है ना उनकी भी ब्रेकडाउन आपके लीवर से होती है। मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा आपके एस्ट्रोजन की।
एस्ट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, जो एस्ट्रोजन की ब्रेक डाउन होती है, वो भी आपके लीवर से होती है। आपके टेस्टोस्टेरोन की ब्रेक डाउन वो भी आपके लीवर से होती है। मतलब एस्ट्रोजन ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, फिर लीवर क्या करवा देता है, उसकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें सारी आपने इसके बारे में याद रखें, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं जी सिरोसिस के बारे में ये क्या लिखते हैं। जो चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं ये वही लिखेंगे। डिफ्यूज ब्रीचिंग फाइब्रोसिस, ठीक है, क्या है जी, पूरे लीवर के अंदर फाइब्रोसिस है, यही हमने अभी एक्सप्लेन किया। ये फाइब्रोसिस होती किस वजह से जी, सैटेलाइट सेल्स की मदद से। ठीक है, याद रखिएगा, अब इस तरह के जो एमसीक्यूज है ना, वो आप एनआरई के अंदर एक्सपेक्टेड है कि अब वो ना काफी ज्यादा डिटेल के अंदर चीजें पूछना शुरू कर दी। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप लोग ने इन चीजों का ख्याल करें। जब बच्चों एक जगह पर फाइब्रोसिस हो जाती है ना, सो उस फाइब्रोसिस की वजह से एक लार्ज नड्यूल हमारे पास बन जाता है। और उस लार्ज नड्यूल को हम क्या करें, दैट्स अ रीजनरेटिव नड्यूल्स। मतलब बार बार फाइब्रोसिस हो रही है, और उस फाइब्रोसिस से हमारे पास एक बड़ा सारा क्या बन गया है, नड्यूल। चल लेट्स सपोज ये एक बड़ा सारा नड्यूल बन गया। और आप देखोगे कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे ये नड्यूल्स ही हैं। और नड्यूल्स हैं कि भाई वही फाइब्रोटिक पार्ट है, मतलब एट अ लार्ज स्केल। और इन नड्यूल्स की, इन फाइब्रोसिस की वजह से आपके लीवर का जो आर्किटेक्चर है, आपके लीवर का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो डी रेंज हो जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। बात आप समझ रहे? तो ये हमारे पास भी हमने सिंपल एग्जांपल लीवर सिरोसिस की डिस्कस की थी। अब देखो, एक चीज मैंने आपको डे वन से बताई हुई है कि बच्चों जब भी कहीं पर मल्टीपल चेंजेस हो रही होती है ना, जैसे हमने कहा था गर्ड से बैरट एसोफेगस बने, फिर हमारे पास एसोफिजियल कार्सिनोमा हो गया। हमने कहा एच पाइलोरी, एच पाइलोरी की वजह से आपको अल्सरेशन हुई, उस अल्सरेशन की वजह से आपको क्या हो सकता था भाई, मार्ट लिम्फोमा। हमने कहा अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहाँ क्रोन डिजीज की वजह से आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है, एंड दैट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कैन लीड टुवर्ड्स द कैंसर एज वेल। आई नॉट इन केसेस ऑफ द लिवर सिरोसिस, क्योंकि यहाँ पर भी तो मल्टीपल चेंजेस हो रही हैं, यहाँ भी तो मेरे पास सीवियर इन्फ्लामेशन हो रही है। तो आपके लीवर के अंदर भी बच्चों इन तमाम चेंजेस से मेटाप्लेजिया हो सकता है आपके सेल्स के अंदर, और उस मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया हो जाता है। डिस्प्लेजिया होता है एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। वो डिस्प्लेजिया होना शुरू हो जाएगा, आपके लीवर के अंदर भी कैंसर की फॉर्मेशन का जो चांस है वो हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो काइंडली डू रिमेंबर दैट liver cirrhosis can lead towards the hepatocellular carcinoma। ठीक है, ये काफी दफा एमसीक्यू पूछा ये बात। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर आपने याद रखो। मैं आपको बार बार चीजें रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ कि इंशाल्लाह फिर एट द एंड जाके ना आपका मतलब कि माइंड की बिल्डअप, इस आपका माइंड इस तरह का बिल्डअप हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। फिर आपको ना ये चीजें मेमोराइज भी नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको मतलब अंडरस्टूड पता होगा कि यार देखो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही है ना, तो ये हमारे पास कैंसर का रिस्क इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट वो बार बार रिपीट करने से इंशाल्लाह ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। अब जब आपके पास लीवर की सिरोसिस हो गई है, रास्ता भी सारा बंद हो गया है, पोर्टल वेन से ब्लड भी वहां पर नहीं जा रहा, हमारा लीवर की भी सारी फाइब्रोसिस नेक्रोसिस हो गई है, लीवर ने भी अपने आप काम करना छोड़ दी। जब भाई लीवर अपने काम करना छोड़ेगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी के तमाम सिस्टम्स इफेक्ट होंगे। कुछ सिस्टम डायरेक्टली होंगे, कुछ सिस्टम इनडायरेक्टली होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम सबकी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, सो क्या लिखते हैं जी, कैन लीड टू वेरियस सिस्टेमिक चेंजेस, वही मल्टीपल सिस्टम से इफेक्ट होंगे। अब आते हैं जी कॉजेस, कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द लीवर सिरोसिस। कि लीवर सिरोसिस भाई हो रही है, तो इसके क्या कॉज हो सकते हैं, जरा हमें इसके बारे में बताएं बच्चों। लीवर सिरोसिस का जो सबसे मेन कॉज है, वो मेरे पास क्या है, अल्कोहल। मेन रिस्क फैक्टर आपकी लिवर सिरोसिस का क्या होता है बच्चों, डेट इज द अल्कोहल, डेट इज द एथानॉल, डेट इज द मेथानॉल। तो जो इथाइल और मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, ये हमारे लीवर के जो वही बात है ना जो मैं अभी आपको बता रहा था, कि जो सैटेलाइट सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो कैसे एक्टिवेट होते हैं भाई, आपकी ये अल्कोहल के मालिक्यूल्स उसको जाके एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एंड देन द नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। नॉन अल्कोहलिक, अब ये देखो हमारे पास इट्स नॉट रिलेटेड विद द अल्कोहल। मतलब वो बंदा कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो अल्कोहल पीता नहीं है, सॉरी,
तो मुझे सिरोसिस कैसे होगी? बच्चों, अगर वो अल्कोहल नहीं पी रहा लेकिन उस पेशेंट के अंदर क्या है, स्टेटोहेपेटाइटिस है। स्टेटोहेपेटाइटिस का क्या होता है? स्टेटो का मतलब है स्टीसिस कंडीशन के अंदर किसी भी चीज का रुक जाना। हेपाटाइटिस है कि उस चीज के रुकने की वजह से वहां पर क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन। अब स्टेटोहेपेटाइटिस को जरा कहानी ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर ये आपका लीवर है ना बच्चों, लीवर के अंदर होती है इंट्रा हिपैटिक डक्ट्स एंड द एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट्स। ये है जी इंट्रा हिपैटिक डक्ट्स, और ये मेरे पास होती है एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट्स, ठीक है। अब जरा बात को समझिए, स्टेटोहेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई जो आपका बाइल है ना, बाइल और जो बाइल साल्ट्स हैं उनकी स्टेसिस हो जाती है, या तो इंट्राहिपैटिक, मतलब कि वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो आपके लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, या तो जो बाइल और जो बाइल साल्ट्स हैं उनकी अकेमुलेशन हो जाए इंट्राहिपैटिक या एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट्स के अंदर। बाइल accumulation intrahepatically एंड द extrahepatically। ये दोनों वर्ड्स हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने वो प्राइमरी बाइलरी कोलोंजाइटिस या इसके बाद हमारे पास वो फाइब्रोसिस वाला एक टॉपिक आएगा, वहाँ पर भी हमने ये इंट्राहिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक का वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। इंट्रा हिपैटिक डक्ट्स जो लीवर के अंदर होती हैं और जो लीवर से बाहर आ रही होती हैं उनको हम एक्स्ट्रा हिपैटिक डक्ट्स कहते हैं। स्टेटोहेपेटाइटिस का क्या मतलब हुआ कि जब हमारे पास यहाँ पर बाइल इकट्ठा होगा और उसकी एक्यूमुलेशन देखो ना, अब जब बाइल यहाँ पर इकट्ठा हो गया, जम गया जब यहाँ पर, तो आपका ये जो पूरा चैनल था ब्लड वेसल्स का, ये इंपेयर हो जाएगा। जब ये इंपेयर हो जाएगा, आप मुझे खुद बताओ कि क्या आपका बाइल नीचे गॉल ब्लैडर की तरफ या बाइलरी ट्री की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। वो बाइल आपकी लीवर की इंडक्स के अंदर इकट्ठा होगा। जब बाइल इकट्ठा होगा, इट कैन कॉज द इन्फ्लामेशन इनटू द liver. So if there is a hepatitis because of the steatosis, it is because of the bile accumulation, ठीक है। और ये सर बाइल वाला किन के अंदर कॉन्सेप्ट होगा? जो आपके पास फैटी लोग होते हैं या जिनके अंदर हीमोलाइसिस बहुत ज्यादा होती है। हीमोलाइसिस और जो लोगों की मतलब के बीएमआई बहुत ज्यादा होती है ना, उनके अंदर ये स्टेटोहेपेटाइटिस हमें देखने को मिलता है। दैट कैन आल्सो कॉज द लिवर सिरोसिस, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3। समझ आ रही है ना, एक एक चीज इंशाल्लाह आपने समझनी। तीसरा जी क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। बच्चों क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस आपका कौन सा है जी? हेपेटाइटिस सी, HCV हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस बी। सिंपली आपने ये सी, क्योंकि जो ज़्यादा क्रॉनिक होता है ना वो आपका सी होता है, ठीक। सो हेपाटाइटिस सी की वजह से आपको हेपाटाइटिस होता है, और हेपाटाइटिस कैन आल्सो लीड टुवर्ड्स द लिवर सिरोसिस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन काज करवा रहा है। फिर बच्चों आती है हमारे पास ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस। हो यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज है आपके यूवर्ड का, ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस। देखिए, हम ना दो तरह की एंटीबॉडीज को डिस्कस करते होते हैं। एक हमारे पास होती है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, एक हमारे पास होती है एंटी स्मूथ एंटीबॉडी। जो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी होती है ना, वो प्राइमरी बाइलरी कोलांजाइटिस वाले पेशेंट में होती है, जिनके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी रिस्क ज्यादा होता है। जो एंटी स्मूथ एंटीबॉडीज होती है ना, वो ये ऑटोइम्यून हेपाटाइटिस वाले पेशेंट में होती है। मतलब इनके अंदर क्या हुआ, एंटी स्मूथ एंटीबॉडीज बनी, यहाँ पे स्पेस, एंटी एंटी स्मूथ एंटीबॉडीज। अब ये जो एंटी स्मूथ एंटीबॉडीज होती है ना बच्चों, ये एंटीबॉडीज आपके लीवर के सेल्स के अगेंस्ट बनती हैं, और फिर ये लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन काज करती हैं, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से फिर आपको लीवर सिरोसिस होती है। सो अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक हेपाटाइटिस, देन द स्टीटोहेपेटाइटिस, then the chronic viral hepatitis, then the autoimmune hepatitis, and then the बाइलरी डिजीज, ये जो इंट्राहिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक होती हैं। और फिर कुछ हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वही जिनमें हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ये वाली सिम्टम्स आती हैं, ठीक है।
सो इसके बच्चों आपने कॉजेज बहुत अच्छे से याद रखने। मैंने इसलिए बहुत मतलब ना ध्यान से और आहिस्ता आहिस्ता इनको पढ़ाया है कि आप लोगों ने अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो गया, बाइलरी कोलंजाइटिस हो गया, ऑटोमिन हेपेटाइटिस हो गया ना, ये सारे कॉजेज इससे काइंडली आपने याद रखें, ठीक है, ताकि आपको पता चले ना कि भाई सिरोसिस हो रही है, तो सिरोसिस का मेन रीजन क्या है। अब जब आपको सिरोसिस हो जाती है ना, तो उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहली सिम्टम आती है वो होती है पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर आप लोग मेडिसिन की वार्ड के अंदर जाओगे तो आपको ये पोर्टल हाइपरटेंशन वाले या आपको असाइटिस वाले काफी ज्यादा पेशेंट नजर आएंगे, जिनका फिर हम वो प्लूरल टैब कर रहे होते हैं। अब पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी हमने डिस्कस किया है कि इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल वेन। जब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा, न्यू कोलेट्रल सर्कुलेशन, वही ना बैक शंट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा जी, कोलेट्रल जो वेजल्स हैं, तीनों शंट्स हमने पढ़े हुए हैं ना, उन तीनों शंट्स के अंदर क्या है कि एक तो आपके पास जो पोर्टल वेन्स की ब्लड वेसल्स हैं, एसोफिजियल वेन हो गया, उसके बाद आपके पास जो सिस्टेमिक है जैसे गैस्ट्रिक वेसल्स होगी, इन दोनों के आपस में क्या बनते हैं बच्चों, जंक्शंस। ये देखो अगर ये पोर्टल वेन है, ये इसकी ब्लड वेसल है, ये ऊपर से क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। तो जब मेरे पास यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो जाहिर बात है ये जो इसके दरमियान में छोटी छोटी कलेक्टर वेसल्स होंगी ना, वो कलेक्टर वेसल्स में ब्लड जाएगा क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और उनके डायलेशन की वजह से फिर आपको एसोफिजियल वेरिसिस, आपको गैस्ट्रिक वेजिकल्स, आपको मतलब के जो रेक्टल वेरिसिस, तमाम जगह के ऊपर आपको ब्लड वेसल है ना वो डायलेटेड नजर आती। ठीक है। सो हमें यहाँ पर दो से तीन तरह की क्या है वेरिसिस नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहला क्या है जी, एसोफिजियल वेरिसिस। दूसरा मेरे पास क्या है जी, गैस्ट्रिक वेरिसिस, क्योंकि दोनों का आपस में कनेक्शन है। एंड देन द रेक्टल वेरिसिस, ज्यादा कॉमन ये है। नहीं तो अगर वेरिसिस की बात की तो वो आपके पूरे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही आपको तमाम ब्लड वेसल डायलेट मिल सकती है, क्योंकि एट द एंड तो जो उनकी मेन वेसल वो तो पोर्टल वेन ही ना। तो अगर उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज है तो जो पीछे वाली उन सब के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अब हमारे पास पोर्टल वेन का सबसे मेन कॉज क्या है भाई, मेन कॉज सिरोसिस है। ये तो भी हमने बात की है कि सिरोसिस क्या है, इसका मेन कॉज है। इसके अलावा बच्चों दो कॉजेज आपने इसके और याद रखने हैं, बड़े खास हैं ये। एक है आपके पास शिस्टोसोमियासिस, ये इन्फेक्शन है। शिस्टोसोमियासिस में आपको जब पढ़ाऊंगा ना ये पैरासाइट्स को जब हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी ये चीज मेंशन की हुई है कि शिस्टोसोमियासिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन भी होती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी इसकी वजह से होती है, क्योंकि ये आपकी वेन्स के अंदर ना ये बग इन्फ्लामेशन काज कर देता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये बग क्या करता है आपकी वेन्स के अंदर हाइपरटेंशन इन्फ्लामेशन काज कर देता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फिर वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। सो सिरोसिस का हमारे पास पहला रीजन, सॉरी पोर्टल हाइपरटेंशन का पहला रीजन सिरोसिस, दूसरा शिस्टोसोमियासिस, एंड द थर्ड वन इज द पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है ना कि भाई अगर पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन करवा दो, पहले तो अगर आप पूरा दरवाजा ही लीवर को ही बंद कर दो, दूसरा अगर आप पोर्टल वेन में इन्फ्लामेशन काज कर दो, तीसरा अगर वहां पर थ्रोम्बस बन जाए। अब आपको पता है थ्रोम्बोसिस बनने के भी आगे रिस्क फैक्टर्स हैं। तमाम कंडीशन जो कि हाइपर कोआगुबिलिटी काज करवा सकती हैं बच्चों, वो क्या कर सकती हैं यहाँ पर, पोर्टल हाइपरटेंशन काज करो। देखो आपकी प्रेगनेंसी हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है, मेलिग्नेंसी हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है। अगर आप मतलब कि कुछ ड्रग्स आप अगर ओसीपीज ले रहे हो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये भी हाइपर कोआगुबिलिटी स्टेट काज करवाती हैं। सो अगर कोई पेशेंट मेरे पास इन तीन कंडीशन के अंदर है, जिसमें एस्ट्रोजन ज्यादा बन रहा है, या कोई ओसीपीज ले रहा है, या किसी में मिलिग्नेंसी है, सो उनके अंदर थ्रोम्बोसिस का रिस्क क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। तो अगर पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट के अंदर भी पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है। सो काइंडली ये याद रखना है यहाँ पे। अब आते हैं बच्चों असाइटिस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि अभी हमें ऑलरेडी मैंने आपका सारी पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन कर दिए। देखो जो स्टार्ट के अंदर मैं 5-10 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ ना, वो आपके पूरे टॉपिक की रूट होती है, मतलब पूरे टॉपिक के अंदर आपने फिर पढ़ना वही होता है। ठीक है। सो असाइटिस कैसे हो रहा है, ये यहाँ पर भी आपको वही चीज एक्सप्लेन करेंगे। पैथोलॉजिकल फ्लूइड accumulation इन द पेरिटोनियल कैविटी, भाई फ्लूइड accumulation है,
क्यों फ्लूइड accumulation हो रहा है? ड्यू टू द पोर्टल हाइपरटेंशन और द पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। अब देखिए यहाँ पर ये जो कुछ मर्जी लिखता रहे, चूंकि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों होती है, फिर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास असाइटस क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का जनरेशन होना, कॉन्सेप्ट का बिल्डअप होना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये आपको फर्स्ट एड भी इंशाल्लाह ईजी लगे। जब हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, सो इंक्रीज हिपैटिक साइनोसॉइडल प्रेशर कैन कॉज द असाइटिस, वही बात है ना। और जो हिपैटिक साइनोसॉइडल प्रेशर वो क्यों बढ़ रहे हैं, वो हमारे पास लिवर सिरोसिस की वजह से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों इन्होंने एक चीज़ लिखी है साग, इसमें से एमसीक्यू जरूर आता है, ये बहुत दफ़ा पूछते होते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर ना ये साग को हमेशा पूछा जाता है। मतलब कि सीरम एल्ब्यूमन एंड द एल्ब्यूमन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड, मतलब दोनों का ग्रेड, एक तरफ आपने पोर्टल वेन लेनी है, और सॉरी एक तरफ आपने सीरम लेना है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो पेरिटोनियल कैविटी है ना, वहां से हमने एल्ब्यूमन लेनी होती है। मैं आप लोगों के लिए इजी कर देता हूँ, यहां से आपने लेनी है सीरम एल्ब्यूमन, सीरम एल्ब्यूमन आपने ले ली। दूसरी तरफ ये जो फ्लूइड है ना, यहाँ से आपने एल्ब्यूमन लेनी है, जिसको हम कहते हैं जी पेरिटोनियल कैविटी की जो एल्ब्यूमन। फिर इस दोनों एल्ब्यूमन को आपने क्या करना है जी, कंपेयर करना है, मतलब इसको आपने माइनस करना है या डिवाइड करना, सॉरी। इनको आप जब डिवाइड करोगे ना, तो हमारे पास एक रेशियो आ जाएगी। जी अगर आप लोगों को याद हो ना, तो हमने एक्सुडेट और जो ट्रांसुडेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना प्लूरल फ्यूजन के अंदर, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी मतलब वैसे ही अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर हम एल्ब्यूमन को देखते हैं स्पेसिफिकली। क्या आपने सीरम एल्ब्यूमन एंड द एल्ब्यूमन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड, दोनों का फिर आपने ग्रेडियंट देखना है। जी का मतलब होता है ग्रेडियंट, मतलब रेशियो देखनी। बच्चों अगर वो रेशियो आती है मेरे पास 1.1 से ज्यादा, अब आते हैं हम बात की काम की बात के ऊपर, क्योंकि ये आपके एनआरई का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये साग में से ना एमसीक्यू अक्सर पूछते हैं। अगर आपके पास साग की वैल्यू आती है 1.1 से ज्यादा, तो काइंडली याद रखिएगा जो आपको असाइटस हुआ है ना, ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है। अगर साग की वैल्यू 1.1 से है, तो ये हमारे पास होता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। अगर साग की वैल्यू 1.1 से कम है, तो ये मेलिग्नेंसी की वजह से, ये हमारे पास थ्रोम्बोसिस की वजह से, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको साइटस हुआ होता है। क्या मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी साग की वैल्यू, एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट की वैल्यू बच्चों 1.1 से कम है, तब आपको जो असाइटस हुआ होगा वो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, वो मेलिग्नेंसी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा, जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, सो ये सा को आपने नहीं भूलना। 1.1 से ज्यादा है तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है, 1.1 से कम है तो यहाँ कैंसर की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या थ्रोम्बोसिस की वजह से आपको असाइटस हुआ है। बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो ये आपने यहाँ से इसको कवर कर लें। वैसे मैंने ये अक्सर, मैं अगर आपको मजे की बात बताऊँ ना, मैं अक्सर ये भूल जाता था कि साग 1.1 पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से या 1.1 से कम है तो पोर्टल हाइपरटेंशन। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिर ना मैंने इसका वो ट्रिक इस्तेमाल किया ना कि पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होती है, प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो यहाँ पर 1.1 अगर ज्यादा होगा ना, तो फिर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आपको असाइटस हो रहा है। और अगर 1.1 से कम है तो वो इसके अलावा मेलिग्नेंसी है, इन्फेक्शन है, तो उनकी वजह से वो होगा। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास अभी तक कवर हो गए। हमने सिरोसिस को पढ़ा, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को, उसके हमने कॉजेज को देखा। फिर हमने पोर्टल हाइपरटेंशन को देखा, और फिर हमने असाइटस को देखा। अब जो हमने बात की थी ना बच्चों ऊपर, कि लिवर सिरोसिस की वजह से सिस्टेमिक चेंजेस आते हैं, मतलब आपके सारे सिस्टम इफेक्टेड होते हैं। अब हम उसके बारे में जरा देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं आपके एंटी ग्यूमेंट्री सिस्टम के ऊपर। बच्चों एंटी ग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है जी, आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जिसमें आपकी स्किन आती है, आपके नेल्स आते हैं, आपके हेयर्स आते हैं, आपके स्वेट ग्लैंड्स आते हैं।
ये सारे एंटीगुमेंट्री सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जो आपको आउटर लेयर को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें आपकी एपिडर्मिस और डर्मिस भी आती है। अब जो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है उसके अंदर आपकी स्किन कैसे इफेक्ट होगी वो यहाँ पर आपको ये बताएं, ठीक है। सो बच्चों, पेशेंट हमारे पास आएगा जॉन्डस के साथ, स्पाइडर एंजियोमा के साथ, पाल्मर एरिथीमा के साथ, पर्परा के साथ एंड फटीकिया के साथ। ये पांच हमारे पास एंटीगुमेंट्री सिस्टम है, और इनमें से स्पाइडर एंजियोमा और पाल्मर एरिथीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक सिम्टम ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए पेशेंट को लिवर सिरोसिस डिक्लेयर करने के लिए। अब इस पेशेंट के अंदर जॉन्डस क्यों हो रहा है? जॉन्डस है जी, अगर आपका बिलीरुबिन ज़्यादा होगा। बच्चों, हमारे लीवर का काम था कि उसने अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करना था। चूंकि लीवर सिरोसिस हो चुकी है, तो अब हमारे पास जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में बच्चों कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा हो गया, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा होगा, इट कैन लीड टुवर्ड्स द जॉन्डिस सिम्टम, ठीक है। और वो जॉन्डिस की सिम्टम भी हमने हेमाटोलॉजी में पढ़ी हुई है कि पेशेंट के अंदर पाल्मर स्किन होगी, फटीग होगी, टायर्डनेस होगी, इस तरह की सिम्टम के साथ वो पेशेंट, मतलब पेलनेस, आपने सिंपली याद रखना। आ गया जी स्पाइडर एंजियोमा। बच्चों, स्पाइडर एंजियोमा, आप इस पेशेंट की स्किन को देख रहे हैं कि मतलब कि जैसे स्पाइडर होती है ना, उसी तरह की मतलब ना मल्टीपल जाल टाइप ना हमें इस पेशेंट की स्किन के ऊपर फाइंडिंग्स नजर, जिसको हम स्पाइडर एंजियोमा एंजियोमा कहते हैं ब्लड वेसल्स को। स्पाइडर है जी क्योंकि ये उस तरह का नजर आता है। अब ये क्यों बन रहा है बच्चों? ये भी हमारे पास ब्लड वेसल्स की डायलेशन की वजह से बन रहा है, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर एल्ब्यूमिन नहीं है। सिंपली याद रखिएगा, अगर आपको लीवर नेक्रोसिस है, लीवर सिरोसिस है ना, तो जो एल्ब्यूमिन है ना ये कम होगी, क्योंकि एल्ब्यूमिन का जो मेन सोर्स है वो है आपका लीवर। तो अगर आपका लीवर ही सही काम नहीं करेगा, तो उसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन है बच्चों वो कम हो जाएगी, एल्ब्यूमिन। और अगर एल्ब्यूमिन कम होगी तो उसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगा? एक तो आपको वैसोडाइलेशन होगी ब्लड वेसल्स की, दूसरे पर बच्चों एडीमा होगा, ठीक है। और ये उसी ब्लड वेसल्स की डायलेशन की वजह से ये जो स्पाइडर एंजियोमास या पाल्मर एरिथीमा है ना, ये सारी सिम्टम नजर आती है, ठीक है। अगर आप इसका पाम देखो ना, तो पाम के ऊपर आपको रेडनेस नजर आ रही है। वो भी क्यों? क्योंकि इसकी ब्लड वेसल डायलेट कर चुकी है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, इन दोनों का ना एक रीजन एस्ट्रोजन भी बताया जाता है, कि इस पेशेंट की बॉडी के अंदर ना ब्लड वेसल्स के अंदर एस्ट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन की ब्रेकडाउन किसने करनी होती है? आपके ब्यूटीफुल लीवर ने उसकी ब्रेकडाउन करनी होती है। अब लीवर की तो नेक्रोसिस हो चुकी है, फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो लीवर क्या नहीं कर पाएगा भाई? एस्ट्रोजन को नहीं तोड़ेगा। एस्ट्रोजन सर्कुलेशन में ज्यादा होगा तो वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से पाल्मर एरिथीमा या स्पाइडर एंजियोमा वाली सिम्टम आपको पेशेंट में नजर आती है, ठीक है। इन दोनों में से एक सिम्टम का प्रेजेंट होना जरूरी है लीवर सिरोसिस को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। आगे आते हैं जी परपरा। बच्चों, परपरा हम कहते हैं जी, हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर रेडनेस है ना स्किन के ऊपर, उसको हम परपरा कहते हैं। अब ये परपरा क्यों बन रहा है? हमने कहा था जब भी आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा ना, जब आपके पास प्लेटलेट्स कम होगी, तब आपको पेटेकिया और परपरा होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन होता है ना, जैसे एरिथ्रोपोएटिन होता है ना जो कि आपकी किडनी से भी बनता है, इसी तरह जो आपका थ्रोम्बोपोएटिन होता है ना, ये आपके लीवर से बनता है। और थ्रोम्बोपोएटिन वो मॉलिक्यूल है जो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करवाता है। अब लीवर की नेक्रोसिस है, लीवर की सिरोसिस है, लीवर नॉन फंक्शनल है, तो आपके पास थ्रोम्बोपोएटिन नहीं बनेगा। थ्रोम्बोपोएटिन नहीं बनेगा, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे। उतने प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास पेशेंट के जो क्लॉट्स बनाने वाली एबिलिटी है वो कम हो जाएगी ब्लड की। सो जो ब्लड है वो आपके ब्लड वेसल्स को छोड़ के स्किन में जाएगा, एंड इट कैन कॉज द पर्परा एंड द फटीग, ठीक है। सो चले जी, एक सिस्टम हमारा कवर हो गया। एक एक चीज का भाई रीजन समझो। नंबर टू इज द इफेक्ट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये तो मेरे ख्याल में इजी है, क्योंकि हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है कि पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो हमारे पास जितने शंट्स है ना, 3 के 3 शंट्स, वो 3 के 3 शंट्स आपके पास डायलेटली नजर आएंगे।
पहला क्या है जी, एसोफिजियल एंड द गैस्ट्रिक वेरिसिस। के वेरिसिस का मतलब होता है वेन्स जब डायलेट हो जाए, तो आपकी एसोफेगस के अंदर वेन्स डायलेट हो जाएंगी, आपके स्टमक के अंदर वेन्स डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। इसकी वजह से पेशेंट मेरे पास आता है हेमिटेमेसिस का साथ और मेलिना के साथ। हेमिटेमेसिस होता है जी ब्लड इन द वॉमिट, ब्लड इनटू द वॉमिट। अगर आपकी वॉमिट में ब्लड आ रहा है उसको हम हेमेटेमेसिस कहते हैं। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी जो वेन्स है ये डायलेटेड थी, डायलेट होने के बाद वो रप्चर हुई, और उनके रप्चर होने की वजह से जो ब्लड है वो आपकी उल्टी के अंदर या वॉमिट के अंदर आ रहा है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से एमसीक्यूज आते हैं। इस दफा एनआरई के अंदर इसमें से दो एमसीक्यूज आए थे। कितने एमसीक्यूज आए थे जी डॉक्टर साहब? इसमें से दो एमसीक्यूज आए थे। एक का आंसर वो मैंने आपको बताया था, प्रोपानोल था। और एक का था टेरी, जो वो टेरी प्रिस्टिन, क्या नाम है उसका, वो मतलब उसका आंसर था, उसके ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसलिए इसकी एक एक पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बच्चों, हमारे पास इस पेशेंट के अंदर नजर आता है कैपिट मिडूसा, मतलब ब्लड वेसल्स कैसे इन्वॉल्व हो रही है, कैपिट मिडूसा। कैपिट मेडुसा क्या है जी, आपका जो अम्बेलिकस है, ये नजर आ रहा है कैपिट मेडुसा। और ये कैपिट मेडुसा, ये जो वो स्टार फिश लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये देखो। ये क्यों हो रहा है? अब हमने तो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास होता है अम्बेलिकस शंट, कि यहाँ पर अम्बेलिकल वेन हमारी सिस्टेमिक वेन के साथ क्या कर रही होती है, एनास्टोमोस बना रही है। तो जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी वो एनास्टोमोस क्या कर जाता है, डायलेट। और जो साथ वाली हमारे पास कोलैटरल वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है, और उसकी वजह से ये कैपिट मेडुसा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर हमने कहा था तीसरा, एक हमारे पास जो रेक्टम वाले रीजन में ना, वहां पर भी एक हमारा एनास्टोमोस बनता है। और जब उसके अंदर भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो एनोरेक्टल वेरिसिस भी आपको नजर आए, देखा। मैं आपको इसलिए कहता हूँ, अब अगर हमने वो फिजियोलॉजी या एनाटॉमी नहीं पढ़ी होती ना, यकीन माने आप दिन रात लगे रहे, आपको समझ ही नहीं आनी थी कि ये कैपिट मेडुसा कैसे बन रहा है, ये एनोरेक्टल वेरिसिस कैसे बन रही है। अब चूंकि आपका एक फ्लो बन रहा है, अब आपकी चीजें रिलेट हो गई, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके लिए चीजें आसान होगी। उसके बाद बच्चों असाइटस, वो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो वो जैसे कहते हैं ना, ये पेट में पानी पड़ गया, वो ये आपका असाइटस ही होता है। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। स्पॉन्टेनियस होता है बच्चों खुद ब खुद। उसके बाद बैक्टीरियल क्या है जी, बैक्टीरिया। पेरिटोनाइटिस क्या है जी, पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन। सो अगर आपके पास असाइटस है, पेट में पानी पड़ा हुआ है, तो वहां पर इन्फेक्शन का रिस्क भी क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर उस इन्फेक्शन, अगर वो बैक्टीरिया आपकी पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर ले, आपको एब्डोमिनल टेंडरनेस नजर आएगी। और वो एब्डोमिनल टेंडरनेस का मतलब होता है कि अब पेरिटोनाइटिस हो गया, जो कि हमारे पास एक इमरजेंसी भी होगी, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों वस्कुलर। अब आते हैं जी सेकंड सिस्टम। हमने ये रट्टे नहीं लगाने, क्रैमिंग नहीं करनी यहाँ पर। ये इतनी ज्यादा सिम्टम आपको याद रह सकती, नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप बच्चों इनके रीजंस देखो। Let's check it out how the reproductive system is affected in patients of the liver cirrhosis। बच्चों अभी हमने बात की थी कि आपका जो एस्ट्रोजन और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन एंड द टेस्टोस्टेरोन, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आपके लीवर से होता है। मतलब जितना आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन चाहिए वो इस्तेमाल हुआ, उसके बाद इनके यहाँ से मेटाबॉलिज्म हो जाता है लीवर से। अब आपका लीवर का तो क्या हुआ, सारी नेक्रोसिस हुई पड़ी है। जब इसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, सो अब एस्ट्रोजन और जो टेस्टोस्टेरोन है बच्चों, वो क्या है, सर्कुलेशन में ज्यादा हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन और हमारे पास टेस्टोस्टेरोन सर्कुलेशन में ज्यादा हो जाएगा ना, पहले हम आते हैं आपकी मेल की साइड की तरफ, ठीक है। मेल की तरफ क्या हो रहा है जी, मेल के अंदर हो रहा है एस्ट्रोजन ज्यादा, एज कंपेयर एज कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन। इस पेशेंट के अंदर क्या है, एस्ट्रोजन, क्योंकि मेल का जो एस्ट्रोजन है ना, वो तो आपके लिवर ने उसकी डिस्ट्रक्शन करवानी होती है कि चल भाई, हमें मेल के अंदर ज़्यादा एस्ट्रोजन नहीं चाहिए, तो ज़्यादा जो एस्ट्रोजन है ना उसकी लीवर से आप ब्रेक डाउन कर दो। लेकिन अब लीवर भाई, उस आपकी लीवर की अपनी ब्रेक डाउन हुई पड़ी है,
तो एस्ट्रोजन इस पेशेंट में क्या हो जाता है बच्चों, ज्यादा हो जाता है। एज मैं फिर कह रहा हूँ, एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन, मेल के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है। जब एस्ट्रोजन ज्यादा होगा ना, तो ये एस्ट्रोजन जाता है आपके ब्यूटीफुल ब्रेन के पास। ब्रेन के अंदर क्या होता है जी, हाइपोथैलेमस, एंड देन वी हैव अ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जब एस्ट्रोजन बच्चों ब्रेन के ज्यादा होता है, तो ये जाके इनहिबिट करता है किसको, GnRH को। क्या करता है ये, GnRH को ये इनहिबिट करता है। आपको पता है कि GnRH ने क्या करना होता है, FSH बनाना है, और इसने बनाना होता है LH। जब आपका GnRH ही इनहिबिट हो गया, क्या आपका FSH, क्या आपका LH बनेगा, नहीं बनेंगे। अगर आपका FSH और LH नहीं बनेंगे, आपको पता है कि आपके जो टेस्टिस के अंदर सेल्स हैं, सिरेटोरी सेल्स, और दूसरे सेल्स कौन से थे, लीडिक सेल्स, हाँ लीडिक सेल्स, जो हमने एल से याद किए होते ना कि LH लीडिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा। और यही जो लीडिक सेल्स होते हैं, ये आपका टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, जो कि आपकी टेस्टिस से बन रहा होता है। अब ये जो एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन ज्यादा हुआ, GnRH इनहिबिट हुआ, GnRH इनहिबिट होगा, FSH और LH नहीं बनेंगे, FSH और LH नहीं बनेंगे, आपके टेस्टिस एक्टिवेट नहीं होंगे। जब टेस्टिस एक्टिवेट नहीं होंगे, तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा बच्चों, टेस्टिक्यूलर एट्रोफी के साथ, उसके टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा। अब पता चला टेस्टिकुलर एट्रोफी क्यों नहीं इस पेशेंट में। एट द सेम टाइम, जो मेल्स हैं, मेल्स कैन प्रेजेंट विद द सिम्टम ऑफ गायनिकोमेस्टिया, enlargement of your ब्रेस्ट, ठीक है। सो बच्चों, गायनिकोमेस्टिया क्यों हो रहा है मेल के अंदर, यू नो डैट, अगर एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, तो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, मुझे जल्दी जल्दी बता दो। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं। बिल्कुल, आपके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं आपके ब्रेस्ट सेल्स के ऊपर भी, जिनको हमने एल्वियुलर सेल्स कहा था। तो एस्ट्रोजन ज्यादा है, वही एलिव्युलर सेल्स एक्टिवेट होंगे। जब वो एलिव्युलर सेल्स एक्टिवेट होंगे, ब्रेस्ट एक्टिवेट होगी, ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो पेशेंट्स, सो द मेल कैन प्रेजेंट विद द गायनिकोमेस्टिया। रीजन, हर चीज का रीजन होता है। अब बात करते हैं हम फीमेल की। बच्चों, फीमेल आती हैं एमिनोरिया के साथ। एमिनोरिया क्या होता है जी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल के जो मेंसेस होते हैं बच्चों, वो एब्सेंट हो जाते हैं। फीमेल के एमिनोरिया का रीजन क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने कहा था कि भाई एस्ट्रोजन की ब्रेक डाउन हो रही है आपके लीवर से, वो नहीं हो रही, एस्ट्रोजन आता है। एस्ट्रोजन आता होगा, वही बात है, GnRH इनहिबिट होगा, वो इनहिबिट होगा, FSH और LH नहीं बनेंगे। FSH और LH नहीं बनेंगे। मैंने जब हमने आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, वहां पर हमने कहा था कि जो FSH होते हैं, दीज आर द फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो जो फॉलिकल्स हैं, वो फॉलिकल्स आपके स्टिमुलेट ही नहीं होंगे। जब फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे, तो प्राइमोडियम से वो प्राइमरी में कन्वर्ट नहीं होंगे, सेकेंडरी में नहीं होंगे, टर्सरी में नहीं होंगे, और एट द एंड ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। अगर ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बनेगा, तो उसके बाद जो आपके LH हार्मोन का काम था कि उसने ओव्यूलेशन करवानी थी, LH भी नहीं आ रहा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगी, तो ना फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे हैं, ना ओव्यूलेशन हो रही है। इसका क्या मतलब है कि देयर इज अ नो मेंसिस। सो दैट इज द एमिनोरिया, ठीक है। सो फीमेल हमारे पास आएगी जी एमिनोरिया, और एमिनोरिया का यहाँ पर हमने रीजन भी डिस्कस कर लिया। आगे आते हैं बच्चों हमारे पास न्यूरोलॉजिकल, कि लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट का जो ब्रेन है, वो किस तरह इफेक्ट पड़ता है। बच्चों, हमारे पास जो अमोनिया होता है ना, आपके लीवर के अंदर चलता है अमोनिया साइकिल।
उस अमोनिया साइकिल से हम अमोनिया को ना कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया के अंदर, फिर यूरिया को ना किडनी के जरिए हम बॉडी से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी, इस पेशेंट के अंदर तो सर लीवर नहीं काम कर रहा। लीवर काम नहीं करेगा, अमोनिया ज्यादा होगा। अमोनिया जब ज्यादा होगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपर अमोनीमिया। और वो जो हाइपर अमोनीमिया है, वो आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है। मतलब देखो, हाइपर अमोनीमिया पता है एक्चुअली में क्या करता है। हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामेट। तो ये ना जाके ग्लूटामेट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, और वो स्टिमुलेटरी हार्मोन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर। जब ग्लूटामेट एक्टिवेट होता है ना, तो वो क्या करता है, वो न्यूरॉन्स को ज्यादा एक्टिवेट करता है। जब न्यूरॉन्स को ज्यादा एक्टिवेट करोगे ना, सो पेशेंट के अंदर हमें नजर आता है एस्ट्रेक्सिस। एस्ट्रेक्सिस होता है बच्चों फ्लैमिंग ट्रीमर। मतलब देखो, पेशेंट के आपने दोनों हाथ सामने करवाने, ये एनआर स्टेप 2 का स्टेशन भी है। दोनों हाथ आपने सामने करवाने, और आपने उनको ना ऊपर की तरफ कर देना है। तो अगर उसमें एस्ट्रेक्सिस हुई ना, तो ऐसे अपने जो हैंड्स है ना, उनको वो शेक करेंगे। देखो, ये हैंड है, ये आपने उनको आगे करवाया, ठीक है। अगर एस्ट्रेक्सिस होगी ना, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, इस तरह ये आगे की तरफ मूव करेगा। इसको हम कहते हैं डेट इज एस्ट्रेक्सिस। और ये किसकी वजह से होता है बच्चों, हाइपर अमोनीमिया की वजह से ही होता है। और हाइपर अमोनीमिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लीवर सिरोसिस, ठीक है। ये चीज याद रखनी। आगे आते हैं बच्चों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, कि आपका जो जीआईटी है वो कैसे इफेक्ट करता है। तो वो तो सिंपल सी बात है कि जारी बात है, लीवर सिरोसिस है, असाइटिस एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेशेंट की भूख खत्म होगी, उसको वोमिट होगा, पूरे एब्डोमेन के अंदर पेन होगी क्योंकि पानी भरा हुआ है। तीसरे नंबर एक चीज है, ये इंपॉर्टेंट, डेट इज अ फीटर हिपैटिकस। बच्चों अगर आपको लीवर सिरोसिस हो, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट के मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। बहुत गंदी बदबू आती है लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर। अब ये देखो, ये निकल रहा है ना इसके मुंह से गंदी बदबू। अब इसका रीजन क्या होता है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया है कि बहुत सारी जो टॉक्सिक गैसेस होती है ना, टॉक्सिक गैसेस, इन टॉक्सिक गैसेस की जो ब्रेकडाउन होती है ना, वो आपके लीवर से होती है। जिसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो जो आपकी सल्फर गैसेस होती हैं, जिनमें सल्फर का मॉलिक्यूल होता है, जिनमें सल्फर कंपाउंड होता है ना, इनकी बदबू बहुत गंदी होती है। सो इनकी ब्रेकडाउन आपके लीवर ने करनी होती है। अब लीवर की तो भाई नेक्रोसिस हो चुकी है। जब लीवर की नेक्रोसिस होगी, तो सल्फर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन नहीं होगी। वही मॉलिक्यूल गैस के जरिए आप एक्सेल करोगे। जब आप उनको एक्सेल करोगे, तो बहुत गंदी बदबू आपको इस पेशेंट के मुंह से आएगी। डेट इज कॉल्ड द फीटर हेपेटिकस, ठीक है। गुड हो गया। आगे आते हैं, व्हाट कैन बी द हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स। बच्चों हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या था, अभी हमने कहा था कि जो लीवर है उसने क्या बनाना है, थ्रोम्बोपोएटिन। और चूंकि लीवर में नेक्रोसिस है, तो थ्रोम्बोपोएटिन नहीं बनेगा। थ्रोम्बोपोएटिन मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, तो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो पेशेंट आएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ। और जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, तो पेशेंट के अंदर एपिस्टेक्सिस या ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे पेशेंट के अंदर हमें मिलेगा अनीमिया, ठीक है। क्योंकि जो सम अमाउंट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन है, वो भी आपके लीवर से आती है। और वो भी अगर नहीं आएगी, पेशेंट अनीमिया के साथ आएगा, ठीक है। एक इसका ये रीजन है। एक इसका रीजन वो डाइल्यूशनल अनीमिया वाला भी है, कि पेशेंट की पूरी बॉडी के अंदर डाइल्यूशन हुई पड़ी है, फ्लूइड्स ज्यादा हैं। और फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से ना रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम होता है, तो अनीमिया की सिम्टम आती है। फिर बच्चों है जी कोआगुलेशन डिसऑर्डर। अच्छा जी, मुझे आप बताओ कि इस पेशेंट में कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स क्यों होंगे। पेशेंट के अंदर कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स क्यों होंगे। देखो बच्चों, कोआगुलेशन डिसऑर्डर से मुराद है कि जिनके अंदर कोआगुलेशन हमारी इम्पेयर होती है। अब आपके जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, क्लोटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन भी आपके लीवर से होती है। क्या है, जो क्लोटिंग फैक्टर्स है ना आपके, उन क्लोटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन भी आपके लीवर से होती है, ठीक है। 1 2 5 7 10 11 12।
चूंकि पेशेंट में लीवर सिरोसिस है, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो पेशेंट की ब्लड में क्लॉट्स नहीं बनेंगे, कोआगुलेशन नहीं होगी। कोआगुलेशन नहीं होगी तो पेशेंट की बॉडी में हमें ब्लीडिंग नजर आती। ठीक है, ये हमारे पास कोआगुलेशन। देखो एक बात याद रखिएगा, जब भी लीवर सिरोसिस होगी ना, ना आपकी एल्ब्यूमिन ने बना है, ना आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स ने बना है। पता है आपको, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट में हम पहला काम क्या चेक करते हैं? हम उसकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन को चेक करते हैं। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं है, इसका मतलब कि भाई पेशेंट के अंदर लीवर सिरोसिस, या मतलब उसका लीवर सही काम नहीं कर रहा। ये उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कि हम एल्ब्यूमिन को चेक करते हैं। ठीक है, सो ये हेमाटोलॉजिक हो गया। आगे आते हैं बच्चों रीनल। पेशेंट की किडनी कैसे इन्वॉल्व हो रही? बच्चों किडनी इन्वॉल्व हो रही है अगर आपको लीवर सिरोसिस है, और उस लीवर सिरोसिस की वजह से, मतलब कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है और लीवर की वजह से आपकी किडनी इफेक्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं हिपैटो रीनल सिंड्रोम। जैसे हमने पढ़ा हुआ ना कार्डियो रीनल सिंड्रोम, उसके बाद हमने ये पढ़ा हुआ है कार्डियो पल्मोनरी सिंड्रोम। इसी तरह हमारे पास होता है हिपैटो रीनल सिंड्रोम, कि आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, और उस लीवर के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी किडनी भी इफेक्ट हो रही है। अब ऐसे होता क्यों? बच्चों ये होता है आपके हमारे पास स्प्लैंक्निक वैसोडाइलेशन की वजह से। यहाँ पर एक चीज लिखिए, स्प्लैंक्निक वैसोडाइलेशन। स्प्लैंक्निक वैसोडाइलेशन का मतलब होता है बच्चों, स्प्लैंक्निक हम कहते हैं वो ब्लड वेसल जो आपके जीआईटी से रिलेटेड होती है। स्प्लैंक्निक ब्लड वेसल्स कौन सी हैं? वो ब्लड वेसल्स जिनका जो रिलेशन होता है ना, या जो आपके जीआईटी सिस्टम के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनको हम स्प्लैंक्निक वेसल्स कहते हैं। अब आपके उन्हीं स्प्लैंक्निक वेसल्स की क्या हो जाती है? वेसो डायलेशन हो जाती है। अब वेसो डायलेशन होने की वजह से जो ज्यादातर ब्लड है ना, वो आपके जीआईटी सिस्टम की तरफ रहेगा। जब ये जीआईटी सिस्टम की तरफ ब्लड रहेगा ना, तो किडनी की तरफ हमारे पास ब्लड कम जाएगा। ठीक, जिसको हम कहेंगे रीनल जो ब्लड फ्लो है ना, वो कम हो जाएगा। जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा ना, तो जाहिर बात है किडनी का क्या होगा? अस्कीमिया होगा। इसके और भी बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं, उसका रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा, ये वो। लेकिन आपने याद रखना है, ज्यादा ब्लड आपके जीआईटी सिस्टम की तरफ है, सिस्टेमिक ब्लड कम है, किडनी की तरफ ब्लड कम जाता है। किडनी की तरफ ब्लड कम जाने की वजह से उस किडनी का स्कीमिया होता है। किडनी का स्कीमिया होने की वजह से किडनी हमारी नेक्रोसिस की तरफ चली जाती है। ठीक है, सो जो हमारे पास जीएफआर होता है पेशेंट का, वो जीएफआर कम हो जाता है। डिक्रीज जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इस पेशेंट की कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह रीनल सिस्टम हमारा इम्पेयर होता है। आगे आते हैं जी मेटाबॉलिक। बच्चों मेटाबॉलिक के अंदर क्या है? हमारे पास पेशेंट में हाइपोनाइट्रीमिया होगा और हाइपर बिलीरुबिनीमिया होगा। दोनों के कॉज आपको पता है। पेशेंट का सोडियम क्यों कम हो रहा है? क्योंकि भाई पेशेंट के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब कि जो वाटर की अकेमुलेशन है ना पूरी बॉडी में, वो ज्यादा है। सो चूंकि सोलवेंट ज्यादा है, यहाँ पर सोडियम कम नहीं हुआ, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में वाटर ज्यादा हुआ है। सो जैसे आपको याद है ना, हमने SIADH के अंदर भी पढ़ा था कि उसमें भी उस पेशेंट के अंदर भी हाइपोनाट्रीमिया हुआ था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इस पेशेंट के अंदर भी फ्लूइड ज्यादा हुआ है, और उस फ्लूइड के कंपैरिजन के अंदर क्या है बच्चों? हाइपोनाट्रीमिया हुआ है। और इस हाइपोनाट्रीमिया की वजह से पेशेंट के अंदर सीजर्स होते हैं, मतलब इस पेशेंट को झटके भी लगते हैं। ठीक है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि अनकंजुगेटेड बिलीरुबन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबन में कन्वर्ट नहीं हो रही, और उसके कन्वर्ट ना होने की वजह से कंजुगेट अनकंजुगेटेड बिलीरुबन ज्यादा है, दैट लीड्स टुवर्ड्स द हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, गुड हो गया। आगे आते हैं जी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कि हमारे पास पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे इफेक्ट होता है। बच्चों पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है? बिलीरुबन नहीं है, सॉरी एल्ब्यूमिन नहीं है। ठीक है, एल्ब्यूमिन। अगर एल्ब्यूमिन नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों? हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर इसने जनरेट करना था, वो तो कर नहीं रही।
अब हमारे पास फ्लूइड ज्यादा हो रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड ज्यादा होगा ना, तो वो लीक आउट हो जाता है, यहाँ से सारा लीक आउट होता है। तो पेशेंट के ना हमें अडीमा यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये हाइड्रो जो स्टैटिक प्रेशर होता है ना वो ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि आपका ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं। जब आपके पास यहाँ पर पेशेंट में एडीमा होगा ना, तो इसके जो वीनस रिटर्न है ना वो कम होगा। जब पेशेंट का वीनस रिटर्न कम होगा ना, तो राइट एट्रियम में भी ब्लड कम है, राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड कम है, राइट एट्रियम में ब्लड कम, क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी स्किन के अंदर आपका ब्लड डिपॉजिट हो रहा है ना, तो हार्ट की तरफ कम जाएगा। राइट एट्रियम में कम ब्लड, राइट वेंट्रिकल में कम ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में कम ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड। ठीक है बच्चों। तो जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम है, आपकी कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, पेशेंट के अंदर आपको हार्ट फेलियर वाले सिम्टम नजर आएंगे। अब नजर आ रही है बच्चों? स्क्रीन बताइएगा जरा, स्क्रीन नजर आ रही? चलिए गुड हो गया। सो पेशेंट के अंदर बच्चों क्या होता है, पेरिफेरल एडीमा, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर कम है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम है। दूसरे नंबर पेशेंट में कार्डियोमायोपैथी क्यों हो रही है, क्योंकि आपके हार्ट की तरफ ब्लड ही कम जा रहा है, वो ब्लड कम जाने की वजह से उसकी जो कार्डिक आउटपुट है ना वही कम है। जब कार्डिक आउटपुट ही उसकी कम है, तो वो बेचारा पहले टैकीकार्डिया होगा, और टैकीकार्डिया के साथ जब आपका हार्ट भी फटीग हो जाएगा, तो पेशेंट हमारे पास सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है जी। सो ये तो बच्चों आपकी जो सारी सिम्टम डेट इज रिलेटेड विद द लीवर सिरोसिस। ठीक है। अब आगे आते हैं, क्योंकि ये उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं जी, बर्ड क्यारी सिंड्रोम क्या होता है। काफी दफा मैंने इसी सिंड्रोम का जिक्र भी किया हुआ है, तो चलिए आज हम इसको जरा थोड़ा सा ना अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके लीवर के अंदर प्रॉब्लम है, तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, अगर पोर्टल वेन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये देखो, जैसे पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आई, तो पेशेंट में पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। ठीक है। नो स्प्लीनोमेगैली अनलेस द प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज। तो ये तो होती है पोर्टल हाइपरटेंशन। अब दूसरी तरफ ना, आपके लीवर से यहां से जाती है हिपैटिक वेन। क्या होती है यहाँ पर बच्चों, हमारी आपके लीवर से वेन ब्लड लेके जाती है हिपैटिक वेन। वो हिपैटिक वेन ब्लड किस में ड्रेन करती है भाई, आपकी इंफीरियर वेना केवा से। कि ये ले इंफीरियर वेना केवा, हमारे लीवर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आप ले लो, हिपैटिक। लीवर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, वो हमारी हिपैटिक वेन से कहाँ पर जाता है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। अब जब आपकी ये हिपैटिक वेन बच्चों, ये देखो, जब इस हिपैटिक वेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आती है ना, हिपैटिक वेन के अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन आती है, इसको हम कहते हैं दैट इज अ बर्ड क्यारी सिंड्रोम। क्योंकि देखो, इससे हमारे पास ना सिर्फ प्रेशर आपके लीवर की ब्लड वेसल्स के अंदर होना है, इसके साथ आपके पास पोर्टल हाइपरटेंशन भी होगी। मतलब बर्ड क्यारी सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर पहले सब जो लीवर है उसकी सारी कंजेशन होगी, उसकी सारी जो वेन्स है वो डायलेट होंगी, आपके लीवर में पानी पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको पोर्टल वेन का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। तो मतलब बर्ड क्यारी सिंड्रोम कैन लीड टुवर्ड्स द पोर्टल हाइपरटेंशन एज वेल। सिंपल अगर बात करूं तो बर्ड क्यारी सिंड्रोम में हम क्या कहेंगे, जिगर में पानी पड़ जाना, जिगर में, जिगर में पानी पड़ जाना। क्यों? क्योंकि भाई हिपैटिक वेन ने यहाँ से ब्लड को निकाला था, अब वो निकाल नहीं रही, सो आपके लीवर की कंजेशन हो जाएगी। हिपैटिक वेन आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, देखा ना कि जो हमारे पास लीवर से बाहर की तरफ ब्लड लेके जाना था, उसके अंदर बच्चों क्या आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। अब जो हिपैटिक वेन है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है, या तो ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, मतलब कि आपकी हिपैटिक वेन में थ्रोम्बस बन जाए,
या आपकी हिपैटिक वेन को कोई चीज कंप्रेस कर रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। विद द सेंट्री लोब्यूलर कंजेशन एंड द नेक्रोसिस। तो भाई हमारे पास जो हिपैटिक वेन है उसकी बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द, एक तो थ्रोम्बोसिस होगी, दूसरी मेरे पास होगी कंप्रेशन। जब इसमें कंप्रेशन होगी तो भैया आपके लीवर से ब्लड बाहर नहीं जाएगा। जब लीवर से ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके लीवर में रहेगा। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर क्या होती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक इन नेचर, इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर ये कहीं पर इकट्ठी हो रही है तो ये उस पार्ट को डैमेज कर सकती है। सो ये आपके लीवर को बच्चों डैमेज भी करेगी। तो सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से आपके लीवर में पानी पड़ेगा। जब लीवर के अंदर बैक्शंट होने की वजह से ब्लड ब्लड वैसे से बाहर जाएगा तो जो लीवर का साइज है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। कंजेस्टिव लीवर डिजीज, जैसे हम कहते हैं ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसी तरह होता है कंजेस्टिव लीवर फेलियर। मतलब कि पानी पड़ गया है, जैसे वो होता है ना हार्ट फेलियर के हार्ट पंप नहीं कर रहा, उसमें वाटर इकट्ठा हो गया, उसमें ब्लड इकट्ठा हो गया। इसी तरह आपके लीवर के अंदर भी बच्चों ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कंजेस्टिव लीवर फेलियर। क्या कहेंगे हम यहाँ पर? कंजेशन, ब्लड डेपोजिशन की वजह से कंजेस्टिव लीवर, कंजेस्टिव लीवर फेलियर। ठीक है। अब भाई जब लीवर के अंदर ब्लड डेपोजिशन होगी सो उसकी वजह से क्या होगा? हिपैटोमेगाली, इसका साइज बढ़ जाएगा। जब लीवर का साइज बढ़ेगा तो जाहिर बात है कि जो पोर्टल वेन है, ये भी जो ब्लड है ये ब्लड आगे नहीं ले जा सकेगी। जब पोर्टल वेन ब्लड आगे नहीं ले जा सकेगी तो जाहिर बात है कि यहाँ से भी आपका बैकशंट होगा पोर्टल वेन से। पोर्टल वेन से पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। और दोबारा फिर वही बात है कि हमें इस पेशेंट के अंदर भी बर्ड कैरी सिंड्रोम के जो पेशेंट होता है इसमें लीवर कंजेशन भी नजर आती है। और इस पेशेंट के अंदर हमें असाइटस भी नजर आता है। लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट में आपको हिपैटोमेगैली नहीं नजर आती, इवन दो उसके अंदर आपके जिगर का साइज छोटा हो जाता है, मतलब कहते हैं ना जिगर सुकड़ गया, तो उसमें जिगर आपका सुकड़ जाता है सिरोसिस में। यहाँ पर कंजेशन है, यहाँ पर जिगर का साइज आपका बढ़ जाता है। ठीक है। सो हिपैक्टोमेगाली देखो, असाइटस हुआ, वेरिसिस मतलब आपकी वेन्स डायलेट होगी। मैं अब लिख ही देता हूँ आप लोगों को, कभी भूल ना जाना। वेरिसिस मीन्स द वेन्स डायलेशन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी? एब्डोमिनल पेन। अंडरस्टूड सी बात है, जब आपके असाइटस होगा उस असाइटस की वजह से एब्डोमिनल पेन होगी। फिर हमारे पास की जी लीवर फेलियर, देखा ना उन्होंने लिख दिया, मैं आपको अभी बता रहा था। कंजेस्टिव लीवर फेलियर आपको इस पेशेंट में नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपने याद रखनी है इसमें वो है एब्सेंस ऑफ द जेवीडी। इस पेशेंट के अंदर जुगुलर वीनस डिस्टेंशन नहीं होती। मतलब पेशेंट का लीवर फेल है, पेट में पानी पड़ा हुआ है, असाइटस हुआ हुआ है, लेकिन इसकी जेवीडी नहीं बढ़ेगी। जेवीडी अब देखो, अगर कोई पेशेंट है ना जिसकी जेवीडी भी पड़ी है, हिपैटोमेगैली भी है, असाइटस भी है, जरा मेरी बात लिखिएगा। अगर कोई पेशेंट आता है उसमें अगर आपको तीन चीजें नजर आती हैं, इंक्रीज इंक्रीज जेवीडी, इंक्रीज मतलब हिपैटोमेगैली, हिपैटोमेगैली, और आपको उसमें नजर आता है असाइटस। चलो बताओ ये कौन सा पेशेंट हो सकता है? चलो बच्चा जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपको किसी पेशेंट के अंदर जेवीडी जोगुलर वीनस डिस्टेंशन नजर आती है, हिपैटोमेगैली नजर आती है और असाइटस नजर आता है, ये पेशेंट कौन सा हो सकता है? आई एम लुकिंग एट योर आंसर्स। एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट। जेवीडी बढ़ा हुआ है, हिपैटोमेगैली है, असाइटस है। बताएं बताएं जल्दी बताएं। बड़े अफसोस की बात है डॉक्टर साहब,
सिंपल सी बात है, ये पेशेंट आपका राइट हार्ट फेलियर वाला है। ये राइट हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है। हिपैटोमेगाली, असाइटस और जेवीडी। अगर जेवीडी नहीं बढ़ा हुआ, जेवीडी नॉर्मल है, हिपैटोमेगाली और असाइटस है, वो बर्ड क्यारी सिंड्रोम का पेशेंट है। ये डिफरेंशियल डायग्नोज बहुत दफा पूछा गया। बात अब समझ रहे। अब आते हैं जी इसके साथ इसकी एसोसिएशंस की हैं। मतलब बर्ड कैरी सिंड्रोम हुआ क्यों, वो जारी बात है, थ्रोम्बोसिस है, कंप्रेशन है। अब थ्रोम्बोसिस आपको कब कब हो सकती है, जब हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट क्या है जी, प्रेगनेंसी है, ओसीपीज का इस्तेमाल है, ये हाइपर कोआगुलेबल स्टेट्स होती हैं आपकी। बहुत डिटेल में ये चीजें पड़ी हुई हैं। मेलिग्नेंसी कैंसर भी हाइपर कोआगुलेबल स्टेट है, एसएलई डिजीज भी कोआगुलेबल स्टेट है। पोलीसेथीमिया वेरा, पोलीसेथीमिया वेरा क्या है जी, जिसमें इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स नंबर, रेड ब्लड सेल्स का नंबर जिसमें बढ़ जाता है, सारी बात है नंबर बढ़ेगा बच्चों, तो इसके अंदर क्या थ्रोम्बोसिस, जिसे हमने कहा था ना कि हाइपर विस्कोसिटी हो जाती है। क्यों डॉक्टर इस असनान हमने पढ़ा था, हाइपर विस्कोसिटी, कि जब रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होते हैं तो आपका खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। सो पेशेंट के अंदर हेडेक, इस तरह की सिम्टम हमें नजर आती है। सो उस पेशेंट में ब्लड कैंसर सिंड्रोम भी हो सकता है। पोस्टपार्टम स्टेट, आगे पोस्टपार्टम स्टेट, पोस्टपार्टम होता है डिलीवरी के बाद वाली स्टेट, उसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है और एस्ट्रोजन उस पेशेंट के अंदर है हाइपरकोगुलेबल स्टेट जनरेट करता है। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, वही बात है, ये मेलिग्नेंसी मैंने लिखा हुआ है। कैंसरियस स्टेट भी हाइपरकोगुलेबल स्टेट होती है, और इन सब की वजह से क्या हो सकता है, बर्ड क्यारी सिंड्रोम। मे काज द नटमेग लिवर, याद आ गया ना, ये सेम वर्ड हमने इस्तेमाल किया हुआ राइट हार्ट फेलियर में। मतलब कि जैसे मटल्ड अपीयरेंस होती है ना आपके लीवर की, बिल्कुल हमें वैसे ही नटमैग लीवर ये नजर आती है। मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई हुई, नटमैग लीवर आपको राइट हार्ट फेलियर के अंदर और बर्ड कैरी सिंड्रोम में नजर आता है, क्योंकि वहां पर बैक शंट हो रहा होता है आपके ब्लड का। तो ये बच्चों इसकी एसोसिएशन कॉजेज आपने याद रखनी है। अब आते हैं जी पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। सारी वही सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक है, वही बात को वो बार बार एक्सप्लेन करें। अब थ्रोम्बोसिस क्यों, थ्रोम्बस बना हुआ है, थ्रोम्बोसिस इन द पोर्टल वेन प्रोक्सिमल टू द लीवर, वही है पोर्टल वेन में अगर थ्रोम्बोसिस, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है। यूजली एसिम्टोमेटिक इन मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट, बट एसोसिएटेड विद द पोर्टल हाइपरटेंशन, सारी बात है ना, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये पोर्टल वेन के ब्लड को इंक्रीज करेगी, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी पेशेंट में। उसके बाद ये एब्डोमिनल पेन, उसके बाद आ जी फीवर। देखो बच्चों, जब थ्रोम्बोसिस होती है ना, सो ये थ्रोम्बोसिस की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से इन्फ्लामेटरी इंडिकेटर्स का इंक्रीज होते हैं, और वो फीवर काज करवाते हैं। अक्सर ना ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी होता है कि अगर आपको उस पेशेंट के अंदर ना असाइटस है और साथ फीवर उसका नहीं जा रहा, मतलब वो आपके पास है, डॉक्टर साहब इसका बुखार नहीं जा रहा और इसके पेट में पानी पड़ा हुआ है, वो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस होती है, ठीक है। मे लीड टू बाउल स्कीमिया, मतलब ये आपको बाउल का स्कीमिया काज करवा सकता है। क्यों काज करवा सकता है भाई, अगर थ्रोम्बोसिस चली जाए आपकी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के अंदर, वही बात, आपके पास वो शंट है ना, तो ये थ्रोम्बस यहाँ से बनेगा, थ्रोम्बस से एम्बोलाई बनेगा, वो इम्बोलस आपकी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन में जाएगा, वहां से सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन में ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देगा, सुपीरियर मेजेंटेरी जो आर्टरी है उसमें भी कंजेशन हो जाएगी, ट्रैफिक सारी फंस जाएगी, आपकी बाउल की तरफ ब्लड नहीं आएगा, तो स्कीमिया हो जाएगी, ठीक है। आगे आते हैं जी इटियोलॉजीज। तो पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस, भाई थ्रोम्बोसिस तब होगी ना जब हमारे पास थ्रोम्बोसिस करवाने वाले रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे, ओबेसिटी है, फैट ज्यादा है, कैंसर है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, ये सारे हमारी थ्रोम्बोसिस ज्यादा करवाते हैं। ये आपकी जनरल पैथो का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अथेरोस्क्लेरोसिस थ्रोम्बोसिस वाला। सो बच्चों, थ्रोम्बोसिस आपको सिरोसिस की वजह से हो सकती है, अभी हमने देखा, मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है क्योंकि कैंसर जो है वो हाइपर कोआगुलेबल स्टेट जनरेट करता है, पैंक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, वो थ्रोम्बोसिस काज करवाते हैं। सेप्सिस वही है कि यहाँ से भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आपके इंक्रीज होंगे, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करवाते हैं, थ्रोम्बोसिस के रिस्क को ज्यादा करवाते हैं, ये तीनों से। सो दे कैन लीड टुवर्ड्स द पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। बात आप समझ रहे हो। सो ये सारी चीज़ें आपने क्या रखनी है, इसके बारे में याद रखनी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सारे सिस्टम हमने यहाँ पर कवर कर लिए। इंशाल्लाह अब आपको इसमें मसला नहीं होगा।
मैंने कल बर्ड क्यारी सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ये 4 टॉपिक आप लोगों से सुने। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।